बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, खबरें भी शामिल करेंगे, सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आज के मेहमानों से भी आपकी मुलाकात हर रोज़ की तरह कराएंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं हम अच्छी बात से। मदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं वो हदीस बयान कर रहा था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 7 ऐसे खुश नसीब होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उनमें से 6 को मैंने बयान कर दिया। आखिरी 7वां वो शख्स है, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन, वो शख्स जो दाएं हाथ से सदका दे, बाएं हाथ को पता भी न चले वो क्या दे रहा है। आज हम अपनी ज़कात तक़सीम करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, इश्तिहारबाजी करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा ना किया करो। जब भी सदका देना हो, ज़कात देनी हो, इस तरह दो, दाएं हाथ से दे दो, बाएं को पता भी ना चले। ये वो खुश नसीब शख्स होगा जिसे अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी आज की अच्छी बात। तो कुछ जब हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं। तो आजकल इर्द गिर्द सूरत हाल अगर सियासी मंजरनामे पे अगर हम नज़र डालें तो हमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। एक दिन कबल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और फिर कल हमने देखा चौधरी बिरादरान से उनकी मुलाकात प्लान थी और कल उनकी अयादत के लिए भी गए। तो ये सियासी हलचल, ये सियासी मंजरनामा क्या कोई पैगाम दे रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। राउद इरशाद हुसैन साहब और रिजवान नकवी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं आज जब से ये सियासी हलचल हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खुश रहती हूँ। क्या आप भी ये तो नहीं चाहती कि मुझे लगता है मुझे बैठ जाना चाहिए जी। चलती हुई गवर्नमेंट है और जो तरक्की करती हुई गवर्नमेंट है, जिसकी रातों रात GDP 5.37 पर चली गई, 4 रोज पहले 4 पॉइंट से भी नीचे थी और एकदम से उसने जंप मारा और 5.37 हो गई। तो इतनी जबरदस्त जो गवर्नेंस है उससे आप कहीं चिढ़ तो नहीं रही हैं? मैं खुश कोई आप निजात तो नहीं हासिल करना चाहती, इसलिए मुस्कुरा रही हैं कि एक नया सियासी इत्तेहाद बने? मुझे तो बनने जा रहा है, सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। देखिए, सियासी इत्तेहाद की जो बात है वो तो मेल मुलाकातें तो चलती रहती हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें सर्द मौसम में सियासी जो माहौल है वो खासा गर्म हमें देखा और कल की जो और कहीं ज़ोहरानों का एहतमाम किया जा रहा है। लेकिन मैं इस पर जो कमेंट है वो ये करूंगा कि हमने देखा है कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चाइना में थे और दूसरी जानिब यहाँ पर जो सियासी मुलाकातें थी, मेरे ख्याल से बेहतर होता कि अगर ये 2-4 दिन आगे पीछे होती। मुलाकातें ज़रूर होनी चाहिए पॉलिटिशियंस की, इनको जरूर मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का वेट, प्राइम मिनिस्टर का वेट करना चाहिए था, वो आते। और फिर 5 फरवरी का दिन था, 5 फरवरी भी मेरे ख्याल से कोई कश्मीर डे था और बजाय इसके कि उस पर फोकस होता कौमी सियासत का, तो उस पर नहीं रहा। ज्यादा मेल मुलाकातें और डिस्कशन भी इन्हीं पर हुई है। लेकिन ज़रदारी साहब की सियासत हमेशा लोग कहते हैं डिफरेंट है। एक दिन हमने देखा कि उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, अगले ही दिन चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ें। ज़रदारी साहब को देखें, मर्द आहन के साथ साथ उन्हें मर्द मुफाहमत भी कहा जाता है। हाँ। कि वो अफ़हाम व तफ़हीम के साथ और बड़ी सुलह जोई के साथ सियासत करने के आदी हैं। उन्होंने पहले जो है वो एक तवील अरसा खामोशी से गुजारा है। उसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है कि इन्होंने अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर नैब के ज़रिए, एंटी करप्शन के ज़रिए, बाकी जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे थे उनके ज़रिए इंगेज रखा, जिसकी वजह से अपोजिशन को अपनी पड़ी रही। अब अपोजिशन को ख्याल आया है कि अब चूंकि वो थक गए हैं इदारे भी और इदारे भी एक्सपोज हो गए कि उनके पल्ले भी कुछ नहीं था, वो कन्विक्ट नहीं करा सके, कोई भी उन चीज़ों के अंदर से निकाल नहीं सके। अब वो आ गए हैं बाहर और पॉलिटिक्स जो है उसमें गर्मा गर्मी आप ये कह सकते हैं कि अब बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आई है। पीडीएम का शहजाद अकबर साहब का जाना
शहजाद अकबर साहब का जाना जाहिर है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी पर। जितने पैसे हमने देखा है कि उनके इन केसेस पर खर्च हुए हैं, अगर उनको आप कैलकुलेट करें तो वो पैसा ज़्यादा बनता है जितने का इल्ज़ाम लगाया जाता है दूसरों पर। तो हमने देखा कि जो इल्ज़ामात थे डॉक्टर आसिम पर 480 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा, आज वो बरियत की दरख्वास्त उनकी चल रही है और वो अब बिल्कुल आज़ाद हैं। खुर्शीद शाह साहब पे, शहबाज शरीफ पे, हमजा शहबाज पे, इवन जरदारी साहब पे पता नहीं कितने अरबों का, अब तो यकीन करें मजाक लगता है। मुझे लगता है तो ये लग रहा था कि ऐसे 5,000 अरब फलां पार्टी से आ जाएगा, 700 अरब पार्टी से आ जाएगा और एकदम से रेल 5,000 अरब, 10,000 अरब और अजीबो गरीब गुफ्तगू और वो माइंडसेट बनाया गया जो एक अकाउंटेबिलिटी को बल्कि डैमेज किया है इस गवर्नमेंट ने। इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, ये ना तो अपना काम कर सके हैं ना कोई पैसा निकलवा सके हैं, तो इसमें नुकसान एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो सवाल अब इनसे हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन जो बात अवाम के सवालात बिल्कुल डिफरेंट है। राव साहब कुछ अवाम की बात कर लें, अवाम के सवालात बिल्कुल डिफरेंट है। रिजवान साहब, अवाम कह रही है ऑपोजिशन अपनी मुलाकातें कर रही है, हमारा कोई नहीं सोच रहा, महंगाई से हर दूसरा बंदा परेशान है, हुकूमत अपनी हुक्मरानी करने में लगी हुई है। अवाम का कोई ये पीडीएम का इकट्ठ हो भी जाता है, एजेंडा क्या इनका अवाम होगी? देखें, अवाम को कुछ नहीं मिलने वाला, ना माजी में नहीं मिला है ना अब मिलेगा। अवाम उनका भी एजेंडा नहीं है, अवाम के कंधों पे रख के जो है वो गोली चलाई जाती है, तोप चलाई जाती है, जबकि अवाम का सिर्फ और सिर्फ एक ढंडोरा पीटा जाता है। अवाम को मिलना कुछ नहीं है। महंगाई जिस लेवल पे चली गई है ये पीछे नहीं आएगी। अब हो यही सकता है कि आप लोगों की जो है कुव्वत खरीद बढ़ा दें, लोगों की वेजेस बढ़ जाएं, उनकी तनख्वाहें बढ़ें और महंगाई के तनासुब से जो है वो लोगों को ऐसा हो ही ना जाए। रिजवान साहब, आप सुबह ये सारी जो मेल मुलाकातें इनके पीछे बस एक जो है, एक तो 27 मार्च का 27 फरवरी की डेट है, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है, 23 मार्च को पीडीएम ने दे रखी है डेट। और अब इस सारी सूरत हाल में हमने देखना यह है कि मुझे वैसे लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में कोई तब्दीली होने जा रही है, क्योंकि तब्दीली उसी वक्त होती है जब इशारे, तब्दीली की तो बात ही ना करें, आगे तब्दीली के नाम पे जो कुछ हो रहा है ना, जब ग्रीन सिग्नल गेट नंबर 4 से आता है तो फिर तब्दीली होती है, उसके अलावा तब्दीली होती नहीं है। फिलहाल इसी तनख्वाह पर एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, हम खबर वाइंड अप कर देते हैं। इसी तनख्वाह पर सबको काम करना पड़ेगा। मुझे मेरा ये एनालिसिस है कि अभी फिलहाल कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। चलिए जी, हम इस खबर को करेंगे वाइंड अप और हमने सियासी सूरत हाल तो डिस्कस कर ली जो खासी हमें गर्मा गर्मी की तरफ जाती नजर आ रही है। हर कोई अपने अपने प्लान बना रहा है, कोई लॉन्ग मार्च का तारीख का ऐलान कर रहा है। मरियम साहिबा ने कल ये भी कहा था कि नवंबर में प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हमने घर भेज देना है, तो ये ऐलानात होते ही रहेंगे। हम बाहर मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। मौसम कैसा है जानते हैं टुडेज वेदर में। फरीहा हमारे साथ होंगी। जी फरीहा, कहिएगा। जी बिल्कुल अना, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो लाहौर में जो है सूरज ने अपने तेवर दिखा दिए हैं, तेज धूप निकली हुई है जिसके बाद सर्दी की जो शिद्दत है उसमें भी कमी देखने को नजर आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान है, जबकि दोपहर के औकात में 12 से 3 में जो है दर्जा जो है वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। शहर भर में जो है 0 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है महकमा मौसमियात के मुताबिक वो 87% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो मजमूई तौर पर 196 रिकॉर्ड की गई है, जो शहर लाहौर के बासियों के लिए अनहेल्दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की गई है। मॉडल टाउन में 307, अनारकली में 315, पंजाब यूनिवर्सिटी में 217, जबकि फतेहगढ़ में 280 रिकॉर्ड की गई है, जो शहर लाहौर के बासियों के लिए बहुत अनहेल्दी बताई जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि फजाई आलूदगी से बचने के लिए वो मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर भर में जो है वो बारिश के 50% इम्कानात बताए जा रहे हैं। अगर बारिश हो जाती है तो फजाई आलूदगी में जो है वो कमी देखने को नजर आएगी। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल हमें बताई। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास टॉप स्टोरीज क्या हैं। सबसे पहली खबर है PSL 7 नन्हे शायकीन के लिए खुशखबरी, 100% शायकीन स्टेडियम में आ सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद 16 मार्च को रखा जाएगा। और हुकूमती अरकान असम्बली का दबाव, गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला।
ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर यह है PSL 7 नन्हे शायकीन के लिए खुशखबरी है जी, 100% शायकीन स्टेडियम में आ सकेंगे। आई डोंट नो, मुझे थोड़े से इससे तहफुजात भी हैं। हम अपने रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं। राव साहब, क्या वाकई ये खुशखबरी है? देखिए, खुशखबरी बिल्कुल क्यों नहीं, काफ़ी अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आई है पाकिस्तान में और फुल फ्लेज जो टूर्नामेंट है वो PSL पाकिस्तान में हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ऑब्वियसली शायकीन क्रिकेट, आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में। तो अब चूंकि पाबंदियां भी हैं, तादाद है, तो अभी पाबंदियां भी हैं, SOPs आगे लिखे इनको फॉलो करा सकेंगे। एक सिर्फ इसमें ज़रूरी है कि आपने जो कह रहे हैं कि 100% आप स्टेडियम में आएंगे, तकरीबन 25,000 से 30,000 उसकी कैपेसिटी है स्टेडियम की, और उसमें लोग ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में सिर्फ आपको एक काम करना है कि जो आप जब चेक करते हैं SOPs तो SMS करवाते हैं, या रेस्टोरेंट में आप जाएं तो वो कहते हैं कि वैक्सीनेटेड है तो SMS कर लें, जो वैक्सीनेटेड ना हो उनका दाखिला आप सवाल ही नहीं पैदा होता। ये होगा रिजवान साहब, एग्जीक्यूट होना बड़ा मुश्किल काम है। मैं वही कह रही हूँ, करवा सकेंगे। मास्क की पाबंदी मेरे ख्याल से करा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। इंतजामिया ने देखें, जब ये रेस्टोरेंट्स ओपन किए हैं, डाइनिंग ओपन की है, तो इंतजामिया की तरफ से ये बंदिश थी कि जी आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो आप डाइनिंग कर सकते हैं इनडोर, लेकिन वो कहीं पे भी चेक नहीं किया गया। इक्का दुक्का फोटोशूट किया जाता है, जो इंतजामिया के अफसरान हैं वो जाते हैं, जाके तस्वीरें बनवाते हैं, एक बंदा साथ मोबाइल लेके खड़ा होता है वीडियो बनाने के लिए, वो DC साहब को भेजते हैं या चलवा देते हैं, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। और जो रेस्टोरेंट की एसोसिएशन है उनके साथ भी वो मिलके उन्होंने तय किया होता है कि जी हम आएंगे, और ये रेस्टोरेंट्स के लेवल पे बाज़ारों में, गलियों महलों में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो जहाँ इतना बड़ा क्राउड होगा ये बड़ा मुश्किल होगा, ये चैलेंजिंग होगा। नो डाउट के स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जो है ये बड़ी ज़रूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाहौर शहर में जहाँ क्रिकेट वापसी हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की, फिर ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, शेड्यूल का ऐलान होने जा रहा है, टीम अनाउंस करने जा रहा है पाकिस्तान, तो ऐसे में क्रिकेट तो मिलेगी। दोहरे में यार राव साहब समझ नहीं लगते। कल हमारी लीड स्टोरी थी कि शादी हॉल्स में आप जाके लोगों के फंक्शन खराब कर रहे हैं वैक्सीनेशन की बुनियाद पर, नहीं वो गैदरिंग की बुनियाद पर। NCOC ने 15 फरवरी तक ये रखा हुआ है, इसीलिए तो 15 फरवरी का टाइम दिया है। अब ये NCOC को सोचना चाहिए था कि शादियां इतने बड़े इज्तिमा हो रहे हैं, अब शेड्यूल्ड थी शादियां। जाहिर है शादी अगर किसी ने करनी है तो वो 2 माह पहले शेड्यूल्ड होती है और उसका सारा एहतमाम करना होता है लोगों को, और ऐसे में फौरी तौर पे एक फैसला कर दिया कि बस नहीं है, तो बड़ी बड़ी मुश्किल हुई है लोगों को। अभी भी जो शादी हॉल्स में चल रही हैं, लेकिन चोरी छुपे जिस तरह से लोग करने, लाइट्स ऑफ करके तो इवेंट्स कर रहे हैं। ये भी होता है तो, कि ये जब आप पाबंदियां लगाते हैं, अगर उन पाबंदियों के अंदर से इंतजामिया खाती है, बिल्कुल ऐसे ही कि आप वायलेशन होगी, उसके बाद इंतजामिया पहुंचेगी और वो लेन देन होगा, मामलात होंगे, ये और फाइन्स, और वो जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन का अमल है वो आप कवरेज करने के लिए जाएंगे, देख लीजिएगा कितने SOPs को फॉलो किया जा रहा है। एक और चीज, आई डोंट नो, मैं इसीलिए इसको खुशखबरी नहीं कह रही क्योंकि हम खुद मुतासिरीन में शामिल होते हैं। ट्रैफिक का इतना बुरा हाल हो जाता है। कहाँ की रिजवान साहब, ट्रैफिक का इम्तिहान जरूर है। हमारा इम्तिहान होता है सर, हमारा इम्तिहान होता है। इसके लिए एक मजबूत जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आपको लाना होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। वो हम CTO साहब को इनवाइट करेंगे और हमने पूरा प्लान लाहौरियों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आधे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जो रास्ते खुले होते हैं वहां पर ये मसला है, शदीद किस्म का जो है ना ट्रैफिक का दबाव हो जाता है। और फिर जब सारी टीमें लाहौर में होंगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी ट्रैफिक के लिए। बहरहाल जहां क्रिकेट की वापसी हो रही है वहां पर लाहौरियों के इम्तहानात भी शुरू हो रहे हैं, और ये अजियत नुमा इम्तहान होगा, इसको आपको बर्दाश्त करना। अच्छा रिजवान साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर प्लानिंग करके चीजें मैनेज की जाए, अब सब प्लान है ना कि टीमों ने आना है और इस टाइम पे टीमों की जो है वो वापसी होगी स्टेडियम से, इस टाइम पे टीमों ने यहाँ पे पहुंचना है, मुकम्मल 0 रूट दे दिया जाता है, रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। एक वो अजियत, उसके बाद जब आप रास्ता खोलते हैं पीछे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। सेकेंडली, जब आपका क्राउड स्टेडियम से बाहर निकलता है तो हालात काबू नहीं आते हैं, पूरे शहर में ट्रैफिक चौक हो जानी है। इसका कोई मुतबादिल प्लान हमारे पास नहीं हो सकता। कल आप देखें, कल PC होटल के बाहर जो है वो 1 वे कर दिया गया, और ये आगे इसी तरह चलता रहेगा 15-20 दिन। अब और
उसके साथ साथ उससे मुल्हिका जितने भी रोड्स थे वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन अक्सर जगहों पे मौजूद नहीं होते, और जो छोटे रास्ते होते हैं जहाँ से लोग फिर निकलने की कोशिश करते हैं वहाँ पे भी घंटों लोग फंसे रहते हैं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को एक मुनज़्ज़म जो है प्लान तश्कील देना होगा, ताकि लोग जो हैं, कल मैं खुद 1 घंटा फंसा रहा हूँ ट्रैफिक में, इसी तरह लोग रोज़ाना ये फेस करेंगे और वो जो एक एंटरटेनमेंट वाला एलिमेंट है स्पोर्ट से वो ख़त्म हो जाएगा और लोगों के लिए सारा एक परेशानी का सबब बन जाएगा। उसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं मुल्हिका, वहाँ पे लोगों का कारोबार तबाह हो जाएगा। फिर वहाँ पे खबर आई है कि मेन बुलेवार्ड की तमाम मार्केट्स जो हैं वो लिबर्टी समेत वो खुली रहेंगी। जी, मार्केट्स तो ये वो एक खुली रहेंगी पॉजिटिव के सराउंडिंग में, जो जितने भी वहाँ पे वो तो हमेशा से होता है, खाने पीने के जितने वहाँ पर रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाते हैं। रेस्टोरेंट्स हैं या जो भी शॉपिंग को तो खैर इतना ज्यादा नहीं है, रेस्टोरेंट्स ही ज्यादा वहाँ पे, तो उनका कारोबार जरूर मुतासिर होगा। फिर इस इतने सारे इश्यूज के बाद मुझे बता दें, ये एंटरटेनमेंट कैसे एंटरटेनमेंट है जिसपे हम भी परेशान हो रहे हैं, कारोबार भी लोगों के मुतासिर हो रहे हैं। कोविड वाला सिस्टम भी आपका एक आपके ना चैलेंज पे है कि अभी हम आप ये चाहती हैं कि लेकिन क्राउडलेस हो, आप स्टेडियम में मैच कराएं, कम लोगों के साथ करा ले। एसओपीस की बात ये कर रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा, मैंने तो नहीं जाना। क्राउडलेस मैचेस करवाने का यकीन करें कि फायदा भी कोई नहीं है। ये सारी इनकम जो है वो फ्रेंचाइजीज की है, फ्रेंचाइजीज ने बहुत सफर किया है, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। बेसिकली फिर उन्होंने पैसा इकट्ठा करना है। 4 करोड़ रुपए का एक प्लेयर उन्होंने खरीदा है, तो ये पैसे सारे उनको जाहिर जाते हैं, उनकी सपोर्ट होती है। और इस हवाले से जो आप बात कर रही हैं, इंतजामी तौर पर कोशिश तो काफ़ी की गई है कि इंतजामात बेहतर रहें। शटल सर्विसेज की बात की गई है, 4 मकामात पर पार्किंग स्टैंड्स हैं। अब इस पर अमल दरामद मनोवन किस तरह से होता है, ये भी अब इसका फैसला भी आने वाला वक्त करेगा। हम ऐसे मायूसी नहीं फैला रहे, उम्मीद है कि ट्रैफिक भी जो है वो कंट्रोल रहेगी, लोगों को, लाहौरियों को मुश्किलात नहीं होंगी। आप लोगों से गुजारिश ये है कि थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें। आप लोगों के लिए ही इस तरह के मेले सजाए जाते हैं। मैच देखने के लिए अगर जाए तो ज़रूर वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लिए लोग तैनात हैं, जो लोग एसओपीज़ के लिए वहाँ पर रखे गए हैं, तैनात किए गए हैं, उनके साथ प्लीज़ कोऑपरेट करें। अगर आपको बहुत शौक है मैच देखने जाने का तो मास्क, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे हमारे साथ से। खुश आमदीद आपको कहेंगे। और हमारी खबर क्या है जी, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद 16 मार्च को रखा जाएगा। मंसूबा क्या है वो तो हम टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन इस मंसूबे को आज फिर हम आपको शॉर्टली बता देते हैं। राव साहब, एक छोटा सा शॉर्टली बता दें, मंसूबा एक्चुअली है क्या, फिर इसके संगे बुनियाद की तरफ। ये पहली दफा जब डिस्कस हुआ था 2015 में हुआ था, इसके लिए अवार्ड किया गया। 813 कनाल अराजी एक्वायर की गई और जिसमें से 10 मौजाजात की अराजी है। 10.5 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। उस वक्त 2017 में अगर ये गवर्नमेंट बनाती है, 18 में बनाती तो 25 अरब का बनना था, अब 61 अरब रुपये का बनेगा। और 61 अरब रुपये के प्रोजेक्ट के हवाले से पहले 6 इसके पैकेज बनाए, 2 पैकेज से 6 पैकेज बनाए गए। अब सुना है कि 8 पैकेजेस इसके बन रहे हैं और नया PC1 बन रहा है। एक मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद ये डिस्कशन होता है, ज़बान-ए-ज़द-ए-आम होता है और उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है। 22 फरवरी पहले 18 से 22 फरवरी की डेट दी जा चुकी थी कि जिसमें आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये टिकट चलवाए गए कि वज़ीर आला पंजाब का लाहौरियों के लिए बड़ा तोहफा और मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब मेगा प्रोजेक्ट शुरू करें, बिल्कुल इससे बहुत बड़ी सहूलत होगी। ये कनेक्ट करेगा मेन बुलेवार्ड को, मेन बुलेवार्ड को कनेक्ट करेगा, केनाल को कनेक्ट करेगा, ये फिरोजपुर रोड को कनेक्ट करेगा, ये मुल्तान रोड को कनेक्ट करेगा, ये आपकी रिंग रोड को कनेक्ट करेगा और मोटरवे पर जाएगा। ये 4 लेन प्रोजेक्ट है, इसमें बस की भी गुंजाइश है, टूल सिस्टम पे रखना है। लेकिन सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आएगा। उसके लिए पैसे के लिए वज़ीर आला पंजाब का अपना किरदार दरकार है, जो सिर्फ हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स तक महदूद रहता है। मीटिंग्स वाले दिन तो टिकट्स बड़े चलते हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल खामोशी होती है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू है इस प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन के हवाले से है। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 5 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इसकी लैंड एक्विजिशन के लिए सबसे बड़ा जो इशू है, इसके 2 जो मौजाजात थे, जिनमें मौजा शेराकोट और मौजा नुनारियां, जिसमें मौजा नुनारियां के बासियों को सिर्फ 7 लाख रुपए फी कनाल दिया गया और शेराकोट के बासियों को 2 करोड़ 7
लाख रुपए फी कनाल का मुआवजा दिया गया। जो डिस्प्यूट है इसको हल किए बगैर मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ये आगे बढ़ेगा। मैं तो खुश हो रही थी कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और आपको सारे इसके फीचर्स बता दिए, आपने मसाइल ही जुड़े बता दिए। 78,000 गाड़ियां योमिया देख के खुश हो गई आएंगी। 16 मार्च। और सबसे बड़ी जो बात है अगर ये बन जाता है तो इसका फायदा ये होएगा कि आपको मोटरवे तक जो डायरेक्ट एक्सेस है अच्छा, वो मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम कि आपको या तो मोटरवे पर जाने के लिए जो है वो बाबू साबू जाना पड़ता है, जहां पर आप गुलबर्ग से जाएं तो घंटा लगता है। और अगर आप मेरे ख्याल से हार्डली आप 10 मिनट में मोटरवे पे पहुंच अगर आप ठोकर से जाएंगे तो फिर भी आपका फ्यूल भी होगा, फिर इन्वायरमेंट के हवाले से भी इसका फ्यूल की कंजम्पशन का फायदा होगा। फिर आपको वहां पर आप लारी अड्डे शिफ्ट करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में, चूंकि अलाइड फैसिलिटीज भी वहां पे हैं, तो आपका ये जो लारी अड्डों का मसला है बंद रोड पर, ये सारा हल होने जा रहा है इस प्रोजेक्ट की वजह से। और फिर डायरेक्ट एक्सेस है, 10 मिनट की मुसाफत होगी गुलबर्ग से मोटरवे को, यानी शहर से अगर आपने बाहर निकलना है और फिर अगर आप इस्लामाबाद से वापस आ रहे हैं, अगर आपने गुलशन रावी उतरना है तो आपको इंटरचेंज मिल जाएगा, आप उतर सकेंगे। अगर आपने मुल्तान रोड पर उतरना है तो आप बासानी उतर सकेंगे, आपने फिरोजपुर रोड पर उतरना है तो आपको ईजी एक्सेस मिलेगी। इसी तरह से कनाल पे आपने उतरना है तो आपको एक्सेस मिलेगी। इतनी डिटेल आपने बता दिया, लाहौरियों को ये बताने दी, ये 16 मार्च को संगे बुनियाद रिजवान साहब रखा भी जाएगा या फिर राव साहब जिस तरह कह रहे हैं ये इजलास ही हो रहे हैं? राव साहब ने जितनी बातें की हैं, राव साहब ब्रेक में एक वीडियो दिखा रहे थे, बड़ी खूबसूरत शानदार किस्म का शूट था इसी रोड के हवाले से जो मास्टर प्लान है इसका। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब ये मुकम्मल होगा। उससे पहले जो है ये हुकूमत देखें, इन्हें आखिरी साल में जाके ये ख्याल आया कि इस मनसूबे पे भी प्लानिंग होनी चाहिए और इस पे काम शुरू होना चाहिए। अभी संगे बुनियाद रखने के लिए जगह का तयन किया जा रहा है। तो इससे पहले तो ये था कि ये एक बनाया जाता था नैरेटिव के जी शहबाज शरीफ जो है वो जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कमीशन के लिए शुरू करता है, कमीशन उनमें से खाया जाता है। अब हुकूमत जो है स्टेटमेंट ये दी जाती है सड़कें पुल बनाने से नहीं, कौमें सड़कें और पुल बनाने से आज से पहले तो नहीं बना करती थी, अब शायद कौमें जो है वो सड़कें और पुल बनाने से तरक्की किया करेंगी। पहले ये होता था हेल्थ और एजुकेशन और गवर्नर हाउसेज को और ऐवान वुज़रा को जो है वुज़राए आला को हम बना देंगे, उसको यूनिवर्सिटी बना देंगे, कॉलेजेस बना देंगे उसके अंदर। लेकिन वो सारी चीजें कौम के सामने है, कौम को पता चल चुका है कि ये सारा एक मजाक था। पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। अब जो है सड़कें और पुल बनाने की तरफ आ रहे हैं। ये है रिजवान साहब, सितम ज़रीफ़ी ये है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे 35 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जिनकी अराजी पर ये प्रोजेक्ट करना है उनको शायद 1 या 2 अरब रुपए हजारों खानदानों को मिलने हैं, उस पर गवर्नमेंट एग्री नहीं होती, ये बर्दाश्त कर लेगी कि इतने ज्यादा हो। तो इसमें इस प्रोजेक्ट में रुकावट जो है ना अभी तक जो आ रही है, चूंकि ये पहले जनवरी की कहा गया, फिर फरवरी में कहा गया एक मीटिंग में, और अब मार्च में आ गया। तो अगर मार्च में ये शुरू नहीं करते तो फिर ये शुरू तो शायद कर जाए, लेकिन इफ्तिताह फिर कोई और करेगा आके, क्योंकि उस वक्त जब इसकी 15 माह की या 16 माह की इसकी डेडलाइन है, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये तो फिर रिवायतें रही हैं, ऐसा ही होता रहा है हुकूमतों में। अभी आप हमारे सामने अगर तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ये 15-18 माह का प्रोजेक्ट 12 या 14 माह में करना है मुकम्मल, हो भी सकता है ये, क्योंकि इसकी लैंड एक्विजिशन के हवाले से सिर्फ एक जगह पर तब सकता है जब आपके पास एक कॉम्पिटेंट टीम मौजूद हो, ब्यूरोक्रेसी रुकावट है, ब्यूरोक्रेसी इसमें रुकावट है, महकमा खजाना इसमें बड़ी रुकावट है। कहा जाता है कि मौजूदा हुकूमत खुद रुकावट है, ब्यूरोक्रेसी को आपने डराया, आपने ओवरऑल ये नैरेटिव बनाया कि जी जहां पे फंड्स इन्वॉल्व हैं वहां पे करप्शन हुई है, और जो मेगा केसेस हैं, मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर पैसा खाया जाता है। ब्यूरोक्रेसी सिग्नेचर नहीं करती। लोगों ने अहदहान चीमा जिन्होंने डिलीवर किया, और लाहौर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनका क्रेडिट, ये नया लाहौर जो है ये आहद चीमा का क्रेडिट है, इसरार सईद का क्रेडिट है, लेकिन इसको सारे जो है वो जेलों में डाला गया। बिल्कुल ऐसे ये वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। मुझे ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो शहर किस तरह से गढ़ बनता जा रहा है, डकैती की वारदातें हो रही हैं भरे बाजारों में। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मसाइल इतने सारे हैं कि लोग बेचारे परेशान होकर रह गए हैं। बेरोज़गारी की वजह से हम देख रहे हैं कि जराइम की शरह बढ़ती चली जा रही है। शाहदरा का इलाका है, भरे बाजार में डकैती वारदात हुई, बैंक से रकम निकलवाने वाला शहरी लुट गया। मैं हर रोज़ ये कहती हूँ कि लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं, घर की दहलीज पर महफूज नहीं हैं। कारोबारी मराकज़ अगर लोगों के देख लें, मोबाइल शॉप से आपकी जितनी भी बाजार है वहाँ से लोगों की शिकायतें, लोगों की न्यूज़ ऐसी हमें
मौसूल होती हैं कि फलां जगह पर डकैती हो गई, फलां जगह पर चोरी की वारदात हो गई। सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट किधर गया? रिजवान साहब क्या कहेंगे आप? अब देखें, जो छोटी मोटी वारदात है, सबसे पहले तो वो रिपोर्ट ही नहीं होती। हाँ। क्योंकि उसमें होता ये है कि आप 15 पे गली मोहल्लों में मोबाइल वगैरह तो हर रोज की बुनियाद पर रोजाना की एक मामूल है। हाँ। और लोग अब पुलिस से कांटेक्ट भी नहीं करते। उन्हें पता है कि आपने बिला वजह एक हैसल का सामना करना है। 15 पे आप कॉल करते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट के लिए, टीम आ जाती है, आपको कॉल आ जाती है। उसके बाद कि जी हमने आपका नंबर जो है मुतलका डॉल्फिन को भेज दिया है, वो आ रहे हैं आपके पास। वो पहुंच जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, आके आपसे पूछेंगे, स्पॉट देखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा रिजवान साहब, आप एग्री करेंगे, मेरे घर के मेरे ख्याल से इर्द गिर्द पूरी लेन जितनी है सबने ही CCTV कैमरास लगाए। फायदा क्या है उनका? फ़ायदा ये सिर्फ कि आपको एक तसल्ली होती है, तशफ़ी होती है कि जी आप एक वीडियो आपके पास आ जाती है। सबसे बड़ी बात है रिजवान साहब कि जहाँ पर कैमरा लगा होता है वहाँ पर लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, वो डराने के लिए, ताकि लोग डरते हुए ये कोई ऐसा एक्ट ना करें। वो CCTV थाने तक चली जाती है या किसी चैनल पे नशर हो जाती है। फायदा कुछ नहीं होता। DCO खबरें आबिद और इरफान शेयर करते हैं CCTV फुटेज के साथ, क्या होता है मुझे बता दें? बंदे नहीं पकड़े जाते। उसकी वजह ये है कि पुलिस पकड़ना नहीं चाहती, पुलिस के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। पुलिस, अगर आपने बड़ी संगीन नोयत की वारदात में भी बंदा पकड़ना है और आपने रैकी भी की हुई है, आपने खुद पुलिस को फैसिलिटेट करना है। हाँ। आपने उन्हें रैकी करके देनी है, आपने उनको गाड़ी देनी है, साथ जाना है उनके, अपनी जान जोखों में डाल के फिर वो बंदा जाके पकड़ेंगे। इंसाफ जो है आप खरीद सकते हैं, यहाँ पे आपको महकमा देता नहीं है। फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, एक रिपोर्ट बना देते हैं। डकैती की तो FIR जो है पुलिस नहीं दर्ज करती। बड़ा उनको आप प्रेशराइज करें, बड़ा आपके पास सिफारिश हो, आपको डकैती पे भी वो कहेंगे कि चोरी की आप या गुमशुदगी की आप FIR करा दें, डकैती की ना कराएं। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जी आप FIR आपकी नहीं होगी, रिपोर्ट आपको जुबानी टाल देंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ उसके बाद आपको एक कॉल आ जाएगी कि जी आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन है, आप जो कुछ बता दें उन्हें उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज की जाती है और शहरियों को करवाई जाती है। बिल्कुल, लास्ट मिनट रह गया। राव साहब, ये सूरत हाल बदलेगी, हालात बदलेंगे, लोग अपने आप को नहीं बदल सकते। हम ये समझते हैं कि नए CCPO आए हैं और कितने ही नए CCPO IG आ गए, बड़ी अच्छी शोहरत है और ये समझते हैं इन्होंने बहुत नए लोगों को एग्जैक्टली बहुत ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए, आपको IG बदलने से, CCPO बदलने से हालात बेहतर नहीं होंगे। आपने देखना यह है कि आपकी आज से 15 साल पहले जितने पुलिस स्टेशन से आज भी उतने ही पुलिस स्टेशन हैं और पुलिस स्टेशन की तादाद आपने जो जिस तरह से आबादी बढ़ती गई उस तनासुब से नहीं बढ़ाई। बड़ी वजह मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो कहूंगा कि इसकी सारी दारी है वो एक पुलिस स्टेशन का जो SHO है उसके पास ऐसे नासिर की तफसील होती है। अगर इनको इनके इलाकों में नकेल डाल लें तो मेरे ख्याल से काबू पाया जा सकता है। आयशा, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आप सभी लोग जानते भी हैं, आप लोगों ने ज़रूर विजिट भी किया होगा, वहाँ से खाना भी खाया होगा। फ्लैटीज होटल का मैं जिक्र कर रही हूँ, शहर का एक बड़ा होटल है और फ्लैटीज होटल की तारीखी अहमियत से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, आजकल क्योंकि कोविड की वजह से कुछ चीज़ें, बल्कि बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, तो वो लोग जो कि फ्लैटीज होटल जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ SOPs भी हम जिक्र करेंगे और कुछ नए क्या लेकर आ रहे हैं फ्लैटीज प्रोजेक्ट, उसका भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूंगी, आप सभी लोग जानते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्लैटीज होटल इरशाद बी अंजुम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो लाहौरिये क्योंकि फ्लैटीज होटल विजिट करना बहुत ही पसंद करते हैं, अगर बात की जाए फूड क्वालिटी की सबसे पहले जिस पे कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है लोग, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है ना। तो मुझे ये बताइएगा, नई नई डील्स चलती रहती हैं, आजकल क्या चीज़ें नई डील्स में हैं? आजकल नई डील्स, आज से तुम पहले मैं आऊँगा कोविड की तरफ। जो हमें अभी इंस्ट्रक्शन जो आई हैं, जो बैंकुट काफ़ी हमारा थोड़ा सा स्लो हो गया है, सही, क्योंकि जो काफ़ी बड़ी बुकिंग थी हमारे पास 800 की 900 की, दैट कम टू 200 to 300। SOP वो ये कहता है कि बुकिंग वी कांट टेक मोर देन 300, नॉट मोर देन दैट। वो भी बाहर हाल के अंदर फंक्शन ही ले सकते हैं, आउटडोर में आप। तो हम जरा बड़े टफ हुए हैं, उनके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए, कार्ड हो तो एंट्री देते हैं, मास्क होना चाहिए, तो वी आर वेरी टफ। जहाँ तक कि नई डील का तल्लक है तो हमने रेट थोड़े से रिड्यूस कर दिए हैं,
इसलिए कि वी वांट मोर बिजनेस। हम नहीं चाहते कि जो हमारा स्टाफ है वो काम कर रहा है हम उनको ले ऑफ कर दे, ये स्टाफ के साथ ज्यादती होगी। हम रेडी रिड्यूस कर दिए हैं और माशाल्लाह बिजनेस बार हमें काफ़ी आ रहा है, रेस्टोरेंट में हमारे फुल जा रहे हैं। बैंकुट भी पहले 2 वीक तो काफ़ी स्लो हो गया, एकदम लोगों ने कैंसिलेशन करनी शुरू कर दी, लोग घबरा गए। लेकिन अब हमने अल्लाह का फजल है कि हमारा बिजनेस ऐसा ऐसा ठीक होता जा रहा है, रेट भी रिड्यूस कर दिए हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा हमने बाहर शामियाना लगाया हुआ, वेल डेकोरेटेड। तो अब यह है कि लोग हाल की जगह शामियाना में फंक्शन कर रहे हैं। तो अब यह है कि कैंसिलेशन में कमी आई है, लेकिन लास्ट मंथ जैसे ये अनाउंस हुआ था लोग एकदम घबरा गए, उन्होंने कैंसिल करने शुरू कर दिए, फिर साथ साथ फ्लाइट काफ़ी कैंसिल हो गई। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, लोगों के डिपॉजिट लिए हुए हैं उनको वापस करें, को हम जो डिपॉजिट लेते हैं हम इन्वेस्ट कर देते हैं किसी जगह। तो काफ़ी हालात ख़राब हो गए पूरी होटल इंडस्ट्री के। अब बाय द ग्रेस ऑफ मल्टी थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। सही। इरशाद साहब, जिन लोगों ने बुकिंग करानी है या जिन लोगों ने फ्लैटीज होटल विजिट करना है, कुछ SOPs जो आप लोग जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मैं चाहूंगी आप जरूर यहाँ पे डिस्कस करें। हमारा ये कि जैसे हमारा फंक्शन बुक करने आता है हम उसके पहले बता देते हैं कि भाई जो भी एंटर होगा बी श्योर दे हैव टू मास्क ऑन। ये तो लेकिन प्लीज आप 300 से बंदे ज़्यादा नहीं ला सकेंगे। इफ मोर देन 300 दे कांट एंटर इन द हॉल, क्योंकि फूड अथॉरिटी ने भी और हमारे जो AC सिटी हैं उन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है। वो अपनी टीम भी भेजते हैं कि चेक करने के आया हम SOP को फॉलो कर या नहीं कर रहे। खासकर मजलिस में 4 to 5 स्टार होटल्स हैं, वी ऑलवेज फॉलो अप द SOP जो SOP कहते हैं, क्योंकि वी डोंट वांट होटल शुड बी सील्ड, क्योंकि बड़ी सख्ती से आजकल वो प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, होटल वगैरह सील कर रहे हैं। तो वी डोंट वांट वी शुड बी वन ऑफ देम। तो जो हमारा कस्टमर है वो भी कभी काफ़ी एजुकेटेड हो गया हुआ है, ही नोज दैट, वो भी नहीं चाहता कि उसको फंक्शन वाले दिन उसको एम्बेरसमेंट हो। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी दे अंडरस्टैंड, वी एक्सप्लेन द वेरी वेल एंड माशाल्लाह बिजनेस डे बाय डे अब बेहतर होता जा रहा है। सही। अब जिन लोगों ने शादी की बुकिंग करानी है, सीजन चल रहा है ना, आउटडोर तो आपने बता दिया, गैदरिंग की लिमिटेशन क्या है? हाँ जी, ये भी बता दीजिएगा। और दूसरा वहाँ पर खाने के हवाले से क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ताकि अगर लोग प्लान कर रहे हैं तो वो खाने के हवाले से तो वन डिश है, स्ट्रिक्टली वन डिश है। और फंक्शन वी कांट टेक मोर देन 300 पर्सन, इससे ज़्यादा का फंक्शन हम ले नहीं सकते। और वन डिश है, 300 लोग हैं और कस्टमर भी जितने भी SOP हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं और वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में कि ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा इरशाद बिन साहब, आजकल लोग बड़ा कंसर्न है डेकोर को लेकर, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो ये जो आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लैटीज होटल के पास तमाम तर सहूलियात हैं? यस, हमारे पास तमाम सहूलियात हैं। हो ये रहा है हमारा बिल 2 लाख का बनता है, डेकोरेशन का बिल 4 लाख का बनता है। एवरीबडी वांट द स्टेज हैज टू बी द बेस्ट। बिल्कुल ठीक है, उस पे लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं एक दिख तो खिला रहे हैं, कम कम हमारा जो हाल है वो तो वेल डेकोरेटेड होना चाहिए। तो माशाल्लाह हमारे वैसे भी हाल वेल डेकोरेटेड है। तो जितने इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं उसमें और जान डाल देते हैं, अच्छे फ्लावर लगा देते हैं स्टेज के ऊपर, अच्छे सोफे वगैरह कारपेट बिछा देते हैं। तो एक उसमें एक अच्छा एक रंग आ जाता है। फिर मूवी शूवी बननी होती है, पूरी दुनिया में मूवी जाती है, तो हर आदमी चाहता है हमारा फंक्शन हैज टू बी द बेस्ट। बिल्कुल। हाँ जी, तो माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा लोगों का फूड पे होता है कि फूड टेस्ट जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जो बड़े बड़े इवेंट कराते हैं। खैर अब तो लिमिटेड गैदरिंग के साथ है, शादी पे लोगों का बड़ा कंसर्न होता है, तो फूड टेस्ट पे क्या आजकल नया एक रिवाज निकला है कि शादी से पहले वो कहते हैं हम आपका फूड टेस्ट करना चाहते हैं। उनकी पूरी टीम आती है, हम उनको फूड वगैरह टेस्ट कराते हैं। ठीक है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह दे अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ द फूड। फिर जिस दिन फंक्शन होता है उस दिन हम दोबारा जो होस्ट होता है उसे कहते हैं प्लीज़ हमारा खाना चेक करिएगा। वो किचन में जाता है, खाना टेस्ट करता है, ही अप्रूव्ड इट। वी डोंट वांट लेटर ऑन कोई इशू बने। तो हम बड़े वी कीप हमारे आइज ओपन, क्योंकि हमारा फ्लैटी का एक पूरे पाकिस्तान में नाम बन चुका हुआ है। वी डोंट वांट टू स्पॉइल द नेम, क्योंकि हमारा जो होटल का रिटर्निंग लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। अच्छा खाना देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, दे विल कम बैक। बिल्कुल आपने तो यही वजह कि माशाल्लाह हमारे बैंकोट भी ठीक जा रहे हैं, हमारे रूम माशाल्लाह सोल्ड आउट जा रहे हैं, रेस्टोरेंट सोल्ड आउट जा रहा है, हाई टी फुल जा रही है, डिनर फुल जा रहा है। उसका रीज़न ये भी कि हमारे रेट्स बड़े रीजनेबल है। आपने रेट्स का जिक्र किया, हाई टी का रेट भी बता दीजिएगा और डिनर टाइमिंग क्या है, रेट क्या? हमारा जो हाई टी का रेट का 1049 प्लस टैक्स है। ठीक है। उसमें तकरीबन इंक्लूड सूप वगैरह मिला के कुछ 35 to 40 डिशेज होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा डिनर है 1449 प्लस टैक्स है।
उसके अंदर भी मतलब यू नेम इट, चाइनीज़ डिशेस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, कॉन्टिनेंटल भी हैं, ऐसे 15-20 सैलड हैं, 15-20 डेजर्ट्स हैं, यू नेम इट। क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट भरा होता है तो हम चाहते हैं कि हर आदमी हमारे फूड को एंजॉय करे, गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी। प्राइस हम रिजनेबल रखी कि मेरा जो की सक्सेस ये है कि हम ऑलवेज ऑफ द वॉल्यूम, हमारा रेस्टोरेंट भरा रहना चाहिए, रौनक लगी रहनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अब लोग उस जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पर जो लोग सर्व कर रहे हैं वो जो हैं ऑब्वियसली अब तो SOPs को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हो, साफ सुथरा माहौल हो। मुझे ये बताएगा सफाई सुथराई का अमल किस तरह से यकीनी बनाया हमारा जाता है? जितना भी स्टाफ है दे आर वेल एजुकेटेड। हमने कोई अच्छी 5 स्टार लेवल की इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो लोग आएंगे। क्यों 5 स्टार 4 स्टार होटल में आते हैं, उनको पता है कि हाइजीन, दे कीपिंग आइज ओपन। हमारे शेफ हैं, दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल। इवन हमारे जो वेटर्स हैं नॉट लेस देन इंटरमीडिएट, वो भी वेल इंग्लिश स्पोकन है। तो हम जो चार्ज करते हैं, देखिए बाहर वही चाय मिलती है आपको 50 रुपए की, वी चार्ज 200 रुपये फॉर व्हाट, फॉर इन्वायरमेंट। हम चाहते हैं कस्टमर को अच्छी इन्वायरमेंट दें, वेल एजुकेटेड स्टाफ उनको सर्व करे, नीट एंड क्लीन बंदा सर्व करे। जब फॉरनर्स आते हैं तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान हम जा रहे हैं, दे डोंट व्हाट द सर्विस इज, व्हाट द फूड इज। जब होटल में आते हैं, देखते हैं हमारी सर्विस स्टाइल, देखते हैं खाना, देखते हैं हमारा मेन्यू, देखते हैं तो दे एक्सपेक्ट एंड माशाल्लाह वी आर कमिंग मोर देन देयर एक्सपेक्टेशन। सही, आपने फॉरेनर्स का भी जिक्र किया, क्या खासे आते रहते हैं फॉरेनर और फीडबैक उनका कैसा आता है होटल मैनेजमेंट? 1919 एंड 2020 में काफ़ी फॉरेनर आने बंद हो गए थे ड्यू टू द कोरोना, फ्लाइट वगैरह कैंसिल हो गई। बट अब बाय द केस ऑलमाइटी अल्लाह काफ़ी फॉरेनर्स वगैरह आ रहे हैं, दे अप्रिशिएट द फूड, दे अप्रिशिएट इन्वायरमेंट। तो ऐसे 2 साल पीछे चल जाए, काफ़ी दहशतगर्दी का भी खतरा था, चला ऑलमोस्ट वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अभी थोड़ी बहुत है वो बलूचिस्तान में है और बाय द ग्रेस पंजाब थोड़ा सेफ जा रहा है। कुछ सबसे पहले जब फॉरेनर पाकिस्तान में आता है उसको ये होता है कि आई शुड बी सेफ एंड साउंड। बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, तो अब माशाल्लाह दे आर जब पाकिस्तान में और आते इंशाल्लाह आगे कोविड के वाले से अगर देखा जाए तो हालात मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। टूरिज्म में क्या किरदार है, इस पे भी हमने जिक्र करना है। और फिर मरी में फ्लैटिस का एक जबरदस्त सा प्रोजेक्ट है, उसकी डिटेल्स भी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। टूरिज्म में होटल इंडस्ट्री का किरदार क्या है, कितना अहम है? कोविड की वजह से ये मुतासिर हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लोग भी कुछ समझ चुके हैं। और फिर अगर हम अपने होटल्स की तरफ जाएं, उनकी तरफ से भी जो हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे जो हैं चीज़ें मैनेज कर ली गई हैं कोविड को लेकर, या फिर हम देख लें कि सफाई के लिहाज से चीज़ें इस तरह से मैनेज कर दी गई हैं कि जो लोग आते हैं उनको खुद ब खुद आसानी होती है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? टूरिज़्म की जहाँ तक तल्लक है, 19 और 20 में तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। बट 21 माशाल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। तो फिर भी अगर कंपेयर करते हैं आप, जो डेवलपमेंट कंट्री है, अमेरिका टॉप पे गया है कोविड में, देखा जाए ज़्यादा डेथ वहाँ हुई है, उसके बाद ब्राज़ील आता है, उसके बाद इंडिया आता है, दूसरी कंट्री आती हैं। हमारे पाकिस्तान में जो कोविड से डेथ हुई है तकरीबन 29,000 की डेथ हुई है। लेकिन मैं सलूट पेश करूँगा इमरान खान साहब को कि उन्होंने सही टाइम पे सही इसको काबू किया और सबसे ज़्यादा तावन किया अवाम ने। अवाम तावन ना करती तो ये कोविड कहाँ से कहाँ चला गया था। अभी देखें, किसी रेस्टोरेंट में जाके देखें, दे वोंट लेट यू एंटर until you show the vaccination card। उसके साथ साथ आप देखें तो करीबन 18 करोड़ जो हमारी आबादी है उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली हुई है। बट बूस्टर है वो तकरीबन 30 लाख लोगों ने लगवाया। उस पर हमें ज़्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि दोबारा जो लहर आई है उससे बचाया जा सके। सही। बाकी टूरिज्म माशाल्लाह नो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। पहले कुछ और हालात है, कुछ और हालात हैं, और इंशाल्लाह ताला 2022 विल बी द बेस्ट फॉर द टूरिज्म। इंशाल्लाह जी, आगे हालात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। मरी वाला प्रोजेक्ट आप बता रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त है। कुछ अभी हमने मरी में होटल खोला है, 70 रूम की प्रॉपर्टी है, उसके 2 रेस्टोरेंट हैं और एक बैंक्वेट हॉल है, 2 मीटिंग रूम है। वहाँ भी हमने वेडिंग हॉल बनाया। तो बैड लक ये थी कि काफ़ी बर्फबारी हुई जिसकी वजह से बिजनेस काफ़ी स्लो हुआ है। तो माशाल्लाह नो थिंग्स आर बैटिंग इन मरी एरिया 2। तो अभी हमने पैकेज फेंका वहाँ हनीमून पैकेज 12,000 रुपये का। अब ये थे कि हमारा 4 स्टार होटल है। आज जी सिटी 42 के अखबार में खासी बड़ी ऐड भी उसकी छपी है, तो कुछ उसकी डिटेल्स हाँ भी जी, आप जितनी भी आप सराउंडिंग देखेंगी, दे आर चार्जिंग 18,000, 20,000, 22,000। हमारे रेट्स आर वेरी रिजनेबल। होटल हमारा 4 to 5 स्टार लेवल का होटल है।
बट रेट्स जो है वो 2 स्टार लेवल। इस पैकेज में क्या क्या चीजें? इस पैकेज में ब्रेकफास्ट भी है, इसमें डिनर भी है, जैसे आप आएंगे आपको फ्लावर बुके दिया जाएगा, कमरे में केक रखा जाएगा, तो इस किस्म की हमने दी हुई है। 12,000 रुपये प्लस कोई रेट नहीं है, लेकिन ये है कि हम कह रहे हैं कि लोगों को पता चले, लोग मरी में जाए, क्योंकि आजकल वेडिंग सीजन है, हर आदमी जाना चाहता है, कगान नारान मरी जाना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा नया होटल खुला है, उसके रेट रिजनेबल रखें ताकि हर आदमी जाए और हमारे फैसिलिटीज को जाके एंजॉय करे। सही जी, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप जाना चाहते हैं मरी तो आपके लिए ये ऑफर है जी, ज़बरदस्त पैकेज है ये, हनीमून पैकेज इसको नाम दिया गया, और 12,000 रुपये का ये पैकेज है, मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं है। अच्छा इरशाद अंजुम साहब, एक बिल्डिंग अगर हम फ्लैटीज होटल की बात करें तो वो तारीखी अहमियत की हामिल है, टाइम टू टाइम चेंजेस तो उसमें लेकर आते रहते होंगे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते हैं जाते हैं, तो चेंजेस तो बहुत मस्ट होती हैं। ठीक है, पुरानी बिल्डिंग से अब तक फ्लैटीज में आपको इतना अरसा हो गया, क्या क्या चेंजेस आई हैं? मैं आपको ये बताऊं कि फ्लैटीज होटल ये 1880 में ये बिल्ड हुआ था, यू कैन से 150 साल पुराना होटल है, बट व्हेन यू एंटर इन दिस होटल यू फील लाइक यू एंटर इन ए न्यू होटल। तो हमारा ये कि हर 3-4 साल के बाद इसके अपहोल्स्ट्री वगैरह चेंज कराते हैं, लॉबी का फर्नीचर वगैरह चेंज होता है, कमरों का फर्नीचर वगैरह चेंज करता है। हम कहते हैं जब भी आदमी आए शुड गिव डिफरेंट लुक, फर्नीचर का स्टाइल चेंज करते हैं। ऐसे हमारे जो बैंक्वेट्स हैं उसके भी हम जरा उसको नया पेंट कर देते हैं, नहीं रखते, उसको चेंज करते रहते हैं। अपना बेड वगैरह चेंज कर दिया, टेबल लैंप वगैरह चेंज कर दिए, पेंट शेंट कर दिया। वी वांट टू गिव अ डिफरेंट लुक। हम 2-3-4 साल के बाद आदमी चाहता है कि हम रेस्टोरेंट में जाएं, हमें डिफरेंट लुक नजर आए, मेन्यू डिफरेंट हो, स्टाफ का यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, तो एवरी आफ्टर 4 to 5 ईयर गिव डिफरेंट लुक। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा कायदे मैं ये बताता चलूं कि होटल की लॉबी शुड लुक लाइक ए दुल्हन ऑल द टाइम। जैसे आप एंटर हो, चमकती लॉबी होनी चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक कायद-ए-आज़म स्वीट की बात है, वो तो हमेशा भी सोल्ड आउट रहते हैं, हर वक्त सोल्ड आउट रहते हैं। वो हो गया। जैसे कानलेस का स्वीट है, हमारे पहले चीफ जैसा पाकिस्तान थे, स्पेंड 13 इन दैट रूम। ऐसे एवर गार्डन स्वीट है हमारे पास, जहाँ के बम्बई जंक्शन की मूवी बनी थी, ऑलवेज सोल्ड आउट। बाय द केयर्स ऑफ माटी हमारा होटल सोल्ड आउट रहता है। रीजन यह है कि आई गॉट द बेस्ट टीम, दूसरा ये कि रेट्स आर वेरी रीजनेबल। अच्छा मुझे कुछ रूम्स की लोकेशन के बारे में बताइएगा। लोग जब कहीं भी कहीं जाते हैं, रूम बुकिंग कराते हैं, पूछते हैं स्पेस कितनी है, विंडो का बाय व्यू कैसा आ रहा है, ये चीजें बड़ी लोग देखते हैं। हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इजी एक्सेस है, इजी अप्रोच है, आप गाड़ी पार्क करें और आप कमरे में एंटर हो जाएं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जहाँ तक व्यू को तल्ला कि हमारे काफ़ी रूम्स हैं जिनका बड़ा अच्छा गार्डन का व्यू है। पीपल आस्क फॉर कि जी हमें यार वो कमरा देना गार्डन का व्यू हो, तो वी फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो भी कहते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि कस्टमर इज द वन who is paying our salary, customer is one we have to keep him happy। तो कस्टमर के जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है हम पूरी कोशिश करते हैं रिक्वायरमेंट पूरी करें। जैसे कस्टमर चेक इन होता है जी मुझे डॉन चाहिए, मुझे सिटी फॉर्चून न्यूज़पेपर चाहिए, मुझे चाहिए, तो जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती हैं एज ए 5-स्टार होटल वी फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। सही। मुझे ये बताइएगा, जिन लोगों ने रूम्स में स्टे करना होता है, मैक्सिमम मिनिमम कितना बजट होता है अकॉर्डिंग टू द रूम? आपके पास कैटेगरीज हैं रूम की? या हमारे पास एग्जेक्टिव रूम है, ठीक है, डिलक्स रूम है, डिलक्स स्वीट है, रॉयल स्वीट है, फिर कायद-ए-आज़म स्वीट है, जिसका हर कमरे का अपना अपना रेट है। सही। कम से कम जो रेट है वो हमारे पास है 10,500 प्लस टैक्स, ये कम से कम रेट है। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही कमरे की कैटेगरी बढ़ती जाएगी उसका रेट बढ़ता जाएगा। सही। अच्छा जी, कुछ लोग फैमिली के साथ अगर स्टे करना चाहें तो आपके पास क्या स्पेशियस रूम भी मौजूद है? हमारे पास बड़े कमरे भी हैं, लाइक रॉयल स्वीट है, उसके 2 बेडरूम है, टीवी लॉन्ज है, ड्राइंग रूम है। तो मोस्टली जो फैमिलीज होते हैं वो प्रेफर करते हैं बड़े कमरे में ठहरे, लाइक 2 बेडरूम अपार्टमेंट, वो भी हमारे पास हैं। या फिर कई लोग होते हैं इंटरकनेक्टिंग कमरे ले लेते हैं, 2 रूम इंटरकनेक्टिंग, बड़े इस कमरे में जाते हैं, जो बच्चे होते हैं साथ वाले कमरे जाते हैं। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हमारी नज़रों के सामने रहें, तो फैमिली रूम भी है हमारे पास, सिंगल रूम भी हैं, डबल रूम भी हैं। तो हमारे पास हर किस्म की, मतलब जो भी किस्म की रिक्वायरमेंट है, हमारी पूरी कोशिश होती है हम रिक्वायरमेंट के ऊपर उतरें, रिक्वायरमेंट के मुताबिक करें। ट्रेंड्स डिफरेंट बदलते चले जा रहे हैं, नई नई चीजें ऐड होती जा रही हैं। फ्लैटीज होटल एक बहुत बड़ा नाम है, आप इन ट्रेंड्स को फॉलो करना है। क्या समझते हैं क्यों डिफरेंट है फ्लैटीज बाकी जितने होटल नए बन रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो फ्लैटीज को हमेशा डिफरेंट रखती है? फ्लैटी का एक नाम पाकिस्तान में बन गया हुआ है, खासकर फॉरनर इस होटल में काफी आके ठहरते हैं। एक पुरानी बिल्डिंग है, जब वो एंटर होते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार इतना खूबसूरत होटल होगा। फिर इजी एक्सेस है, इजी अप्रोच है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टाफ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा जितना भी कस्टमर है, हम कस्टमर को
एक होमली एटमोसफियर देते हैं। ही शुड नॉट फील लाइक ए स्ट्रेंजर, ही शुड फील लाइक एट होम। जितने भी हमारे होटल्स हैं, मरी में है, मुल्तान में भी है, रिमजार खां में भी है, भावलपुर में भी है, DHA में भी है, हमारा की ऑफ सक्सेस यही है कि कस्टमर आए, he should feel like a stranger, he should like feel at home। अच्छा, ये सब चीजें आपका स्टाफ मैनेज करता है, तो स्टाफ को भी तो फैसिलिटेट करना बहुत जरूरी होता है। उनका सबसे पहले हम स्टाफ को लुक अफर करते हैं। अगर स्टाफ हैप्पी, हमारा कस्टमर इज हैप्पी। इस कस्टमर इज हैप्पी, द ओनर विल बी हैप्पी, क्योंकि लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। अगर कस्टमर को अच्छा कमरा देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी स्माइल देंगे, अच्छा फूड देंगे, ही विल बैक। अगर चीज़ें नहीं देंगे, ही नेवर कम बैक। हमारी की ऑफ सक्सेस यही है कि वी गिव द बेस्ट सर्विस टू द कस्टमर एंड वी ट्रीट अवर कस्टमर लाइक ए किंग, बिकॉज ही इज़ द वन हु पेइंग अवर सैलरी। तो मेरा एज ए जनरल मैनेजर, एज ए डायरेक्टर, मेरा की ऑफ सक्सेस ये कि कस्टमर शुड लीव हैप्पीली फ्रॉम द होटल, नॉट अनहैप्पी। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये चीज़ें जब आप बिल्कुल देखने लग जाएंगे, कस्टमर की जितनी नीड्स हैं उसका आपने ख्याल रखना है, चाहे वो फूड से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो फिर फीडबैक आपको खुद ब खुद अच्छा मिलता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मेरा मैसेज यही है कि यंग जनरेशन को ये मैसेज है कि होटल लाइन ज्वाइन करें। बड़ा नीट एंड क्लीन जॉब है एंड बड़े इस वक्त पाकिस्तान के अंदर होटलिंग की देयर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स स्प्राउट आउट लाइक मशरूम इन द मार्केट राइट नाउ। और मेरा एक दूसरा मैसेज ये है कि जो हमेशा मैं देता हूँ यंग जनरेशन को कि कोई भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स, दे आर एन एसेट। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करना है बिलाशुबा ही आपके माँ बाप की दुआओं से होता है, तो ज़रूर उनकी बात सुने, उनके बताई हुई चीज़ों को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने खाने पीने की भी बात कर ली, होटल इंडस्ट्री की भी बात कर ली, बहुत सारे लोग घरों में खाना प्लान कर रहे होते हैं, तो हम सब्जियों के रेट आपको बताते हैं। कोमल की तरफ चलते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, अनाज सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं। मैं बात करूं आलू कच्चा नया दर्जा अव्वल की, तो उसकी कीमत जो है 26 से 28 रुपये सरकारी रेट लिस्ट है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो 30 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो प्याज दर्जा अव्वल कीमत 26 से 28 रुपये है, लेकिन दुकानदार 30 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। टमाटर दर्जा अव्वल 125 से 130 सरकारी रेट लिस्ट, लेकिन दुकानदार 140 में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह लहसुन चाइना कीमत जो है वो 340 से 350 है, लेकिन दुकानदार 360 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। धनिया 45 से 47 रुपये, लेकिन दुकानदार 48 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। अदरक चाइना की कीमत 210 से 215 रुपये है, लेकिन दुकानदार 5 रुपये इजाफे के बाद 220 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह खीरा फार्मी है, कीमत 45 से 47 रुपये है, लेकिन दुकानदार 48 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। मेथी कीमत 50 से 52 रुपये है, लेकिन दुकानदार जो है वो 54 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह बैंगन की कीमत के हवाले से बात करूँ तो 63 से 65 सरकारी रेट लिस्ट है, लेकिन दुकानदार जो है वो 67 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। फूल गोभी की कीमत 45 से 47 रुपये है, दुकानदार 49 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। शलजम की कीमत 30 से 32 है, दुकानदार 2 रुपये इजाफे के बाद जो है वो 34 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। सब्ज मिर्च अव्वल जो है वो 155 से 160 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर है उसकी कीमत, लेकिन दुकानदार जो है 10 रुपये इजाफे के बाद 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। लीमू चाइना की कीमत जो है वो 56 से 58 रुपये है, लेकिन दुकानदार 2 रुपये इजाफे के बाद 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह मटर की कीमत 75 से 78 रुपये है, दुकानदार 69 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। दीगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करूं तो मूली की कीमत 25 से 28 रुपये है, पालक देसी की 40 से 42 रुपये है, सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक गाजर देसी जो है वो 32 से 34 रुपये है, जबकि साग की कीमत जो है वो 38 से 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। कोमल, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें आपने खासी डिटेल में बता दी हैं। जी, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपके साथ बहुत ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने वाले हैं, आपने हमारे साथ ही रहना है। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा टैलेंट है, कुछ करने को नहीं है, बट जबकि अगर आप अपने इर्द गिर्द ही देखें तो आजकल तो सोशल मीडिया पर एक, मैं कहती हूँ कि आपके पास एक आइडिया होना चाहिए और आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कंटेंट बहुत मैटर करता है, कुछ डिफरेंट लेकर आना बहुत मैटर करता है। फैशन ब्लॉगिंग क्या है? हम बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखते हैं जी, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब्स पे बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस शेयर करते हैं, धड़ाधड़ उनके व्यूज़ आते हैं, और कुछ तो मैं कहूँगी ऐसे भी होते हैं कि वाकई देखने को दिल नहीं करता। आई डोंट नो लोगों ने क्यों फॉलो करते हैं। खैर, आप घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स की मिसाल मौजूद है जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ें फॉलो की,
नए ट्रेंड्स भी उन्होंने मुतारिफ कराए और बहुत आगे भी गए हैं, बहुत अच्छा बिजनेस भी घर बैठ के कर रहे हैं। तो कुछ आपके साथ आज टिप्स शेयर करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त ब्लॉगर मौजूद हैं, हम उन्हें फूड ब्लॉगिंग करते भी देखते हैं, फैशन ब्लॉगर भी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि असल में उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया तो किस स्टेज पे थी, आज कहाँ पर हैं। हादिया हमारे साथ मौजूद है, फैशन ब्लॉगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कुछ करने को नहीं है, तो जब हम आप जैसे ब्लॉगर्स को देखते हैं तो बहुत कुछ करने को भी नजर आ जाता है और पैसे भी अच्छे सारे कमा लेते हैं। आपने कैसे ये सोचा? मैंने ये स्टार्ट किया था अराउंड 5 से 6 साल पहले। तब इतना ट्रेंड नहीं था, तब खुद से एक फैशन इन्फ्लुएंसर बनने का ट्रेंड नहीं था, एक जनरलाइज ट्रेंड था कि आप लाहौर में क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप उसके बारे में लिखो और बात करो या पिक्चर्स शेयर करो। तो वहाँ से स्टार्ट किया था, बट आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड जैसे जैसे चेंज हुआ तो ऑब्वियसली मैंने भी उसको फॉलो करना शुरू किया, डिफरेंट किया। फिर मेरा एक बूस्ट चला था मेरी वेट लॉस जर्नी से। वहाँ से बहुत ब्रांड्स ने और फैशन ब्रांड्स ने, कपड़ों के ब्रांड्स, जूतों के, सब ने अप्रोच करना शुरू कर दिया कि जाहिर है वो एक ट्रेंडिंग में चीज़ आ गई थी ना। तो वहाँ से फिर एक मैंने उसका शिफ्ट किया, उसका एक तरीका शिफ्ट किया वीडियोस बनाने का, पिक्चर्स खींचने का। और मुझे लगता है कि लोग बहुत एसोसिएट करते हैं, लोग देखना चाहते हैं मोस्टली रियलिटी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। रियलिटी से एसोसिएट करना चाहते हैं, जो आप अभी बात कर रही थी ना कि लोग क्यों फॉलो करते हैं। एट टाइम्स बड़ी बेकार चीजें भी होती हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, बट जैसे मैं अपना एक नजरिया मेरा जो है, जो मैं अपने पेज पे देखती हूँ कि लोग रियलिटी देखना चाहते हैं कि एक मैरिड लड़की है, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ, तो वो कैसे ही सारी चीजें मैनेज कर रही हैं। तो वो एक रियलिटी बेस्ड चीज पे भी लोगों को शौक होता है देखने का। अच्छा, आपने बताया कुछ अपना जर्नी बताया कि आपने कैसे स्टार्ट किया, फॉलोअर्स कैसे गेन करने हैं ये, क्योंकि आपसे ब्रांड्स भी तब राब्ता करते हैं बिल्कुल जब आपके फॉलोअर्स अच्छे होते हैं, तो कुछ डिफरेंट करके एक्चुअली, और ये सबसे मुश्किल है आजकल, कुछ डिफरेंट सोचना कि क्या डिफरेंट करना है। जैसे मेरे केस में मेरी डिफरेंट था मेरा वेट लॉस जर्नी, जिससे मेरे फॉलोअर्स को बूस्ट मिला। हर किसी इन्फ्लुएंसर की कोई एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट है, जो एक हटके एक आइडिया उन्होंने लगाया, जो कह लो कि वायरल हो गया, फॉलोअर्स बढ़ गए। क्या आपने अपनी जो जर्नी था वेट लॉस का, आपने लोगों से टिप्स भी शेयर की, बताया उनको, क्योंकि लोग ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देते हैं इस बारे में। अच्छा, लोग मैं ज्यादा ऑनेस्ट दे देती हूँ तो लोग उससे भी नाराज हो जाते हैं। सही, क्योंकि ज्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन ये होता है कि अक्सर फॉलोअर्स भी और वैसे भी जो लोग मिलते हैं वो समझते हैं कि मैं कहूंगी कि ये डाइट चार्ट फॉलो कर ले या ये ड्रिंक घोल के पी लें और कम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत लंबी जर्नी होती है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अपने टाइम का आजकल हम बहुत ज्यादा बेसब्रे से हैं, कुछ स्टार्ट किया उसका रिजल्ट फौरन आ जाना 2 दिन में रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो ये आपके साथ हुआ कि कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेरी जर्नी 3 साल की है इन टोटल, और अभी तक मुझे लगता है चल ही रही है, खत्म तो नहीं हो सकती है जर्नी। और ये चीज ऐसी है कि इसको फिर आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है, छोड़ें जहाँ पर, वहां पर ही मुश्किल हो जाती है। खैर, हम अपने पॉइंट पे दोबारा आएंगे। अब कुछ मुझे आपसे टिप्स चाहिए, वो लोग जो कि फैशन ब्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं, क्या टिप्स उनके साथ शेयर करना चाहेंगी? पेज अपना किस तरह से रन करना चाहिए, आपको रीच देखनी है, टाइमिंग देखनी है, क्या क्या चीजें मैटर करती हैं? यस, आपको अपनी टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि किस टाइम आपकी मैक्सिमम रीच है, मैक्सिमम फॉलोअर्स आपको किस टाइम देख रहे हैं, तो आपको अपनी वीडियोस या स्टोरीज या पोस्ट उस टाइम पे डालनी पड़ती है। सेकेंडली, आप कंटेंट को ओवर फ्लड नहीं कर सकते कि आप धड़ाधड़ एक चीज दूसरी चीज तीसरी चीज डालें, फिर आपकी एंगेजमेंट खराब हो जाती है। तो आपको बड़ा सिलेक्टिव टाइम और सिलेक्टिव दिन डिसाइड करने पड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू कम अप विद क्रिएटिव आइडियाज। अच्छा, ये सबसे अच्छा, लोग क्या करते हैं, फलां की वीडियो देखी, फलां को देखा, उसी से कोई आइडिया लिया और वही चीज आपने करना शुरू कर दी। आजकल ट्रेंड ये है, हम देख रहे हैं वो डिफरेंट ट्रांजिशन वीडियोस वगैरह लोग बना लेते, सभी लोग वो कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंट क्या रह जाता है? उसमें भी फिर हम जैसे इंटरनेशनल बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, तो ट्रांजिशन में भी बड़ा मैटर करता है कि ट्रांजिशन कितनी स्मूथ है और कितनी अच्छी जा रही है। तो जितनी वो अच्छी होती है उतनी लोग पसंद करते हैं, बट बहुत सारे होती है बड़ी अब्रप्ट ट्रांजिशन सबको ही बना लेता है, लेकिन उसको किस क्रिएटिव अंदाज में बनाने, वो आपका आर्ट है। फिर सही। 5 साल में कितने फॉलोअर्स हुए आपके?
मेरे अब हैं जी 123। अच्छा, माशाल्लाह। और मुझे ये बताइएगा, इन फॉलोअर्स का फीडबैक आता रहता है आपकी वीडियोस पर? कैसा फीडबैक आता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, हर किस्म का आता है। नेगेटिव भी हो तो उससे भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बिल्कुल। पहले एक टाइम था कि नेगेटिव फीडबैक जरा परेशान कर देता था, टेंशन, डिप्रेशन हो जाती थी। अब नहीं, अब मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ, उसको नेगेटिव फीडबैक को भी देखती हूँ कि मैं कहाँ बेहतरी ला सकती हूँ अपने कंटेंट में। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा जी, मेकअप वाली वीडियोस भी मैंने आपके देखी हैं, इस पे भी क्या लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आता है? लोग देखना चाहते हैं कि आप डे टू डे किस तरह आसान मेकअप, सस्ते प्रोडक्ट्स यूज करके, मतलब रूटीन की चीजें ज्यादा। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को फेक और वो मेड अप वर्ल्ड नहीं देखना, उनको देखनी है रूटीन की चीजें कि डे टू डे में आप क्या कर सकते हो। और जैसे मैं अपनी डे टू डे अगर कोई मेकअप वीडियो डाल रही हूँ तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। सही। अच्छा जी, वेट लॉस का मुझे आप बताइएगा, क्या चीजें थी जो आपने फॉलो की? एक ही रूटीन रखी कि डिफरेंट डाइट प्लान वगैरह? डिफरेंट डाइट प्लान में नहीं फॉलो करती थी कोई। मैंने बस अपनी जिंदगी से मीठा, कार्ब्स, रोटी, चावल, ऑयल, ये चीज़ें निकाल दी थी, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि ये लाइफस्टाइल चेंज होता है, ये कोई डाइट प्लान, कोई ड्रिंक पी के कुछ नहीं होता। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है। अब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कुछ फॉलो चीजें करना भी चाहूंगी, किसी की दावत आ जाती है, कहीं जाना पड़ जाता है, कैसे आपने ये सब चीजें? वो मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरह अपना पता आप लंच बॉक्स उठा के लेके जाती थी कि मैं नहीं आज ये खा रही? कभी वो भी करती थी। अच्छा। और कभी मैं ये करती थी कि उनमें से जो चीज मुझे अप्रोप्रिएट लग रही है वो थोड़ी सी, और अगर और कुछ नहीं पॉसिबल होता तो खाली मीट लेके ना प्रोटीन कांटे से खा लेती थी, चाहे वो एक सालन में से। अच्छा, आपके इसके साथ साथ अगर आप डाइट अपनी मैनेज कर रहे हैं, आपके जिम का कितना रोल होता है उसमें? आपने कितना टाइम दिया? मेरा तो ख्याल है कि 50-50 का रोल होता है, क्योंकि सिर्फ डाइटिंग नहीं, आपको साथ अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना है, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो मैंने तो रेगुलर जिम किया था साथ। सही। तो ये दोनों चीजें आप साथ लेके चलें, और ये कुछ दिनों में नहीं, जैसे हादिया में बता रही हैं कि 3 से 4 साल का पूरा जर्नी था, इतना टाइम आपको लेना पड़ता है। अच्छा जी, जैसे माशाल्लाह हम आपको खासा एक्टिव देखते हैं, टीम आपने क्या हायर की है जो आपकी वीडियोस एडिट करती है, या खुद से सब कुछ करती हैं? कुछ खुद से करती हूँ, कुछ हर टाइम्स किसी टीम को इन्वॉल्व भी कर लेती हूँ, डिपेंड करता है। स्टार्ट में तो अगर जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो तो टीम हायर नहीं कर सकते, तो खुद ही से आप वीडियोस एडिट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर। आपके फोन में इतनी एप्स हैं जो आप डाउनलोड करें और आप कर सकते हैं। टाइम बहुत निकालना पड़ता है क्या इसके लिए? आदत पड़ जाती है आई थिंक। पहले शुरू में आपको लगता है कि बहुत एफर्ट है, आपको टाइम निकालना पड़ता है वाकई, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सोच के करना है, बट आहिस्ता आहिस्ता आप एक रूटीन में आ जाते हो और आपको फिर आइडियाज आ जाते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब वो लोग जो कि स्टार्ट कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, अगर आपसे कुछ ब्रांड्स राब्ता करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम आपको जो ऑफर्स आती हैं, आपको किस तरह से ये चीजें स्टार्ट में मैनेज करनी है? स्टार्ट में ब्रांड्स आपको इतना पेड, आपको काम उस तरह से नहीं मिलता इन द स्टार्ट। हम सब उस चीज से गुजरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा जा रहा है, आपकी एंगेजमेंट अच्छी जा रही है, आप ट्रेंडिंग और वायरल होना शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिकली ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे विद बजट्स। अच्छा, ट्रेंडिंग और वायरल होने में ना हमने कुछ अच्छा ट्रेंड सेट नहीं किया। अगर हम देखें इसको, हमारी जो एक एप्लीकेशन थी जिस पर लोग जी डिफरेंट, मुझे नाम नहीं इस टाइम याद आ रहा, लोग टिकटॉक, यस टिकटॉक। मैं क्योंकि मैंने आज तक अपने मोबाइल में टिकटॉक नहीं रखी, उससे लोगों को ट्रेंड में आना शुरू हुए और कुछ अच्छी चीजें भी नहीं आई। अब अगर आप ट्रेंड में आना चाह रहे हैं तो लोग जल्दी वाले चक्कर में ना कुछ उल्टी सीधी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। क्या ये बहुत जरूरी होता है? नहीं। मुझे 5 साल हो गए, अभी तक तो उल्टी सीधी वीडियोस नहीं बनाए। सीरियसली, कोई गाने ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी आप उल्टी सीधी कर रहे हैं कि लोग देखेंगे तो हम ट्रेंड में आ जाएंगे। इनके बगैर भी आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। चलें जी, ये आपके पास टिप है, आपने अपने फॉलोअर्स किस तरह बढ़ाने हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसको आपने फॉलो करना है, ये हमने आपके साथ शेयर किए। अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं डेफिनेटली। क्या इसके लिए आपको वेट करना है ना, आप ये तो नहीं ना, थोड़ा टाइम लगना है, और फिर डिफरेंट आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? जल्दबाजी ना करें। अगर आप इस चीज़ में आना चाहते हैं तो थोड़ा तहम्मुल से अपने कंटेंट पे काम करें, जल्दबाजी ना करें, इवेंचुअली आप वहाँ पहुँच जाएंगे। जी, तो इसके लिए आपको इंतजार करना है और कुछ डिफरेंट भी करना है। अच्छा जी, हादिया से हम मुलाकात अब करते रहेंगे, कुछ आपके साथ फैशन ट्रेंड जब भी हमने डिस्कस करने हुए तो हम जरूर हादिया को इनवाइट करेंगे और आपके साथ
ये सिलसिला जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच हादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। आपने अपना ख्याल रखना है। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।